नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सिंगल फेज डायोड रेक्टिफायर विथ एल लोड का कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने सर्किट डायग्राम एज वेल एज फेजर डायग्राम समझ लिया था। आपने फेजर डायग्राम में देखा होगा कैसे बच्चों करंट की जो वैल्यू है, जो वोल्टेज की वैल्यू है, इंडक्टिव लोड होने की वजह से रेसिस्टिव लोड से डिफरेंट है, क्योंकि रेसिस्टिव लोड में जैसे ही मेरा डायोड रिवर्स बायस होता था वो डिवाइस ऑफ हो जाता था, यानी ऑफ मोड में चला जाता था। पर इसमें मेरा डिवाइस कंटिन्यूअस ऑपरेट करेगा फुल साइकिल तक, 0 से 2 पाई तक, क्योंकि इंडक्टर उसको फोर्सली टर्न ऑन करके रखेगा, रिवर्स बायस होने नहीं देगा। और ये वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा बच्चों? इंडक्टर के इंडक्टेंस पे। तो आइए इसी सर्किट डायग्राम को यूज करके अभी हम कुछ मैथमेटिकल सिंपल से कैलकुलेशन कर लेते हैं, जो ऑलरेडी आप पहले भी करके देख चुके हैं। तो यहाँ मैंने एक सर्किट डायग्राम बनाया बच्चों, सिंगल फेज हाफ वेव डायोड रेक्टिफायर विथ एल लोड, क्योंकि लोड यहाँ पे कैसा है बच्चों? इंडक्टिव है, और इस इंडक्टिव लोड का जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो कितना है? एल। यहाँ मैंने सप्लाई वोल्टेज लिया Vs, और Vs एक साइनसोइडल वेव है, इसीलिए इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगी Vm sin ओमेगा टी, जहां पे Vm क्या है बच्चों? मैक्सिमम वैल्यू, और इसका जो वेरिएबल है रेफरेंस एक्सिस का वो क्या है? ओमेगा टी। ओमेगा क्या कहलाता है बच्चों? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और टी क्या कहलाता है? टाइम। तो बच्चों Vs इक्वल टू Vm sin ओमेगा टी मैं अप्लाई करूंगा, एक सर्किटरी बनाऊंगा, जिस सर्किटरी में एक स्विच लूंगा एज पर नीड। जब मुझे डिवाइस को टर्न ऑन करना होगा, सप्लाई देना होगा, तो मैं स्विच को क्लोज करूंगा, और जब डिवाइस को ऑफ करना होगा तो मैं स्विच को ओपन करूंगा। अब मेरे पास जो डायोड है, अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर है, दैट इज डायोड डी। ये डायोड का एनोड का टर्मिनल है, डायोड का कैथोड टर्मिनल है। मैंने कनेक्शन इस तरीके से किया कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में वो फॉरवर्ड बायस रहेगा, और नेगेटिव हाफ साइकिल में बाय डिफॉल्ट रिवर्स बायस होना चाहिए। पर वो रिवर्स बायस होगा कि नहीं होगा, अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया। वो किस पे डिपेंड करेगा बच्चों? लोड के नेचर पे। इस डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज मिलेगा बच्चों, उसको मैंने मान लिया VD। VS स्टैंड्स फॉर वोल्टेज, DS स्टैंड्स फॉर डायोड। इस डायोड के अक्रॉस में लोड मैंने कनेक्ट लगा कर दिया बच्चों, और लोड कैसा है? इंडक्टिव, तो इसका इंडक्टेंस L है। और इस लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज मिलेगा दैट इज V नॉट। VS स्टैंड्स फॉर वोल्टेज, नॉट स्टैंड्स फॉर आउटपुट वोल्टेज, तो V नॉट मैंने यहाँ सिंबल दे दिया। अब जब सर्किट क्लोज होगा, जब डिवाइस ऑपरेट करेगा, कंडक्ट करेगा, तो उस कंडीशन में करंट फ्लो होगा, और उस करंट की वैल्यू बच्चों कितनी ले ली मैंने? I नॉट। तो चलिए इसी मैथमेटिकल इक्वेशन को यूज करके हम फटाफट कुछ कैलकुलेशंस कर लेते हैं। अब यहाँ दो चीज ध्यान रखने वाली है बच्चों, इस सर्किट का वेवफॉर्म क्या होगा, साइकिल क्या होगा। तो आपने देखा होगा जो साइनसोइडल वेव है उसकी फुल साइकिल होती है 0 से 2 पाई। जब हमने उसका आउटपुट वोल्टेज लिया तो आउटपुट वोल्टेज मुझे मिला था 0 से 2 पाई तक, और वो इसलिए मिला था क्योंकि इंडक्टर ने फोर्सली हमारे डिवाइस को, डायोड को ऑफ होने नहीं दिया था। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आउटपुट वोल्टेज का। तो आउटपुट वोल्टेज एग्जैक्टली वही होगा जो इनपुट वोल्टेज होगा, सप्लाई वोल्टेज होगा, दैट इज इक्वल टू Vs। तो Vs इक्वल टू Vm sin ओमेगा टी। तो हम इंडक्टिव लोड का क्रॉस जो आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करते हैं, कितना होता है बच्चों इंडक्टर का क्रॉस वोल्टेज? दैट इक्वल टू LdI अपॉन dt। तो इंडक्टेंस कितनी है? L, और करंट कितना है? I नॉट। तो मैंने इसी के इक्वेशन को लिख दिया LdI नॉट अपॉन dt, और वो किसके बराबर होगा बच्चों? Vm sin ओमेगा टी के बराबर। क्यों होगा इसके बराबर? क्योंकि इंडक्टर ने रिवर्स बायस में डायोड को ऑफ होने नहीं दिया था, जो कि रेसिस्टिव लोड में हो गया था। रेसिस्टिव लोड में मुझे सिर्फ हाफ साइकिल की आउटपुट मिली थी। तो आइए अब हम करंट कैलकुलेट कर लेते हैं। आई नॉट इक्वल टू क्या होगा बच्चों इंडक्टर में? तो आई एन इक्वल टू 1/L इंटीग्रेशन V dt। सबने पढ़ा होगा ये चीज। आई इक्वल टू कितना होता है इंडक्टर के क्रॉस? 1/L इंटीग्रेशन ऑफ V dt। तो यहाँ पे 1/L ले लिया, V कितना है? Vs, और Vs की वैल्यू कितनी है बच्चों? Vm sin ओमेगा टी। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया Vm sin ओमेगा टी। Vm एक कांस्टेंट वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है, वो कांस्टेंट है तो बाहर ले लिया, तो वैल्यू हो गई Vm/L और इंटीग्रेशन sin ओमेगा टी dt। बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों। अब मैं इसी आई नॉट की वैल्यू को कैलकुलेट करने जा रहा हूँ। तो Vm/M तो मेरा कांस्टेंट हो गया, प्लस sin ओमेगा टी dt। तो sin ओमेगा टी का लूंगा तो क्या होगा? माइनस का cos ओमेगा टी, तो माइनस ले लिया मैंने बाहर। बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहाँ पे मैंने एक कांस्टेंट ले लिया इसका, दैट इज ए। अब मैं मान के चल रहा हूं एट ओमेगा टी टेंस टू जीरो। ओमेगा टी कितना हो रहा है बच्चों? टेंस टू जीरो। तो वेवफॉर्म में आप देखिएगा, जो वेवफॉर्म पिछले वीडियो में हमने देखा था आपको याद होगा, जब ओमेगा जीरो होगा तो उस समय वोल्टेज और करंट दोनों की वैल्यू कितनी होती है? जीरो। तो आई नॉट की वैल्यू भी कितनी होगी बच्चों? जीरो। तो आई नॉट को मैंने पुट कर दिया जीरो, यहाँ पे माइनस का Vm/L, और ओमेगा टी की जगह पे कितना पुट कर दिया? जीरो। तो cos जीरो की वैल्यू ले लिया +1।
तो cos जीरो कितना होता है 1, तो माइनस का Vm बाई ओमेगा एल प्लस ए, तो यहाँ से इस कांस्टेंट ए का मैं वैल्यू निकालूंगा, दैट इज इक्वल टू Vm बाई ओमेगा एल, और इसको मैंने इक्वेशन नंबर दे दिया 2, ये मेरा था इक्वेशन नंबर 1। अब मैं क्या करूंगा बच्चों, इस कांस्टेंट ए की वैल्यू में पुट करूंगा इक्वेशन नंबर 1 में। मैंने इस इक्वेशन 2 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया, तो आई नॉट की वैल्यू हो गई माइनस का Vm बाई एल और कॉस ओमेगा टी, बहुत ध्यान रखिएगा बच्चों, कॉस ओमेगा टी प्लस ए, और ए की वैल्यू मैं यहाँ पे ले लूंगा, ए की वैल्यू कितनी है बच्चों Vm बाई ओमेगा एल। और यहाँ पे इंटीग्रेशन में एक चीज जो ज्यादातर लोग गलती करते हैं कि जब हमने इंटीग्रेशन लिया तो यहाँ पे अगर dt वेरिएबल है तो ओमेगा एज ए कांस्टेंट है, तो नीचे क्या आ जाएगा ओमेगा, ये ध्यान रखिएगा बच्चों, नीचे क्या आ जाएगा ओमेगा। और अगर यहाँ पे डी ओमेगा टी होता तो नीचे ओमेगा नहीं आता, क्योंकि अगर dt है तो ओमेगा एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, और अगर डी ओमेगा टी होगा तो ओमेगा एज ए वेरिएबल ट्रीट होगा। ये ज्यादातर स्टूडेंट गलती करते हैं, तो इसको बस आप ध्यान दीजिएगा। तो Vm बाई ओमेगा एल दोनों में कॉमन हो गया बच्चों, तो आ जाएगा इसमें 1 माइनस कॉस ओमेगा टी, तो आई नोट की वैल्यू हो गई Vm बाई ओमेगा एल 1 माइनस कॉस ओमेगा टी। इसको इक्वेशन नंबर मैंने बच्चों 3 मान लिया। अब देखिए इस इक्वेशन में सर्किट में हम मैक्सिमम करंट की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं आई मैक्स, इसको हम आई मैक्स से भी रिप्रेजेंट करेंगे और आगे आने वाले टाइम में इसको आई एम से भी रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी बच्चों, तो हमने देखा मैक्सिमम वैल्यू जो करंट की मिल रही है वो पाई पे मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे मेरा डिवाइस जो वोल्टेज है वो 0 से 2 पाई तक ऑपरेट हो रहा होगा, आपने वेवफॉर्म में देखा था, और इसीलिए इसमें मैक्सिमम करंट की वैल्यू कितने पे मिल रही है पाई पे, जबकि रेसिस्टिव में मैक्सिमम करंट की वैल्यू कितने पे मिल रही थी पाई बाई 2 पे। तो मैं यहाँ पे ओमेगा टी इक्वल टू पाई जब पुट करूंगा तो मुझे मैक्सिमम करंट की वैल्यू मिल जाएगी, तो Vm बाई ओमेगा एल, और यहाँ पे 1 माइनस का कॉस ओमेगा टी है, जब आप पुट करेंगे पाई तो माइनस कॉस ओमेगा टी, कॉस पाई कितना होगा माइनस माइनस का 1, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो फाइनली वैल्यू आ जाएगी 2 Vm बाई ओमेगा एल। अब इसी तरीके से बच्चों हमने मैक्सिमम के बाद कौन सी वैल्यू निकालनी है, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, तो मैंने आई नॉट मान लिया एवरेज वैल्यू ऑफ करंट को, तो एवरेज वैल्यू ऑफ करंट से मैं कैलकुलेट करूंगा फॉर्मूला लगा के, जो आप एवरेज निकाल चुके हैं पुराने वीडियोस में। तो Vm बाई ओमेगा एल इक्वल टू 1 बाई 2 आई मैक्स, Vm बाई जो ओमेगा एल होगा 1 बाई 2 आई मैक्स को कोरिलेट करेगा तो इसके बराबर हो जाएगा। अब हम आरएमएस वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों, एक बार मैं और बता देता हूँ, मैंने आपको ट्रिक भी बताया था। आरएमएस को याद रखिएगा, स्क्वायर मीन रूट, रूट मीन स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर मीन रूट, सबसे पहले जिसका भी आरएमएस निकालना है उन सबको क्या करिएगा स्क्वायर करिएगा, फिर मीन निकालिएगा एवरेज जो आप पहले भी निकाल चुके हैं, और फिर उसका क्या ले लीजिएगा रूट ले लीजिएगा। तो मेरे पास फंक्शन कौन है बच्चों, Vm बाई ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी, इसका मुझे लेना है तो मैंने इसका स्क्वायर ले लिया, इसका स्क्वायर ले लिया, डी ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूंगा, और इंटीग्रेशन क्या होगा फुल साइकिल का 0 से 2 पाई, क्योंकि करंट कहां से कहां तक मिल रहा है 0 से 2 पाई तक 1 अपॉन पाई। इसको मैं सॉल्व करूंगा, पुराने वीडियोज में मैं सॉल्व करा चुका हूँ, बार बार करने का कोई मतलब नहीं है। तो आरएमएस वैल्यू की जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन आएगी दैट इज इक्वल टू आई नॉट बाई अंडर रूट 2 एवरेज अपॉन अंडर रूट 2, ये आप ऑलरेडी जानते भी हैं, ये मैथमेटिकल फार्मूला है जो आता भी है। तो इस तरीके से बच्चों इस सिंगल फेज हाफ वेव डायोड रेक्टिफायर विथ इंडक्टिव लोड में हमने देखा कि कैसे इंडक्टेंस के होने की वजह से वो मेरे डिवाइस को डायोड को फोर्सली टर्न ऑन करके रखता है, यानी जब मेरा डिवाइस रिवर्स बैच में जाने की कोशिश करता है नेगेटिव साइकिल में, उस कंडीशन में वो फोर्सली उसको टर्न ऑन करके रखता है, और जिसकी वजह से इसका जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो अदर रेसिस्टिव लोड से अदर लोड से थोड़ा सा डिफरेंट है। तो आइए बच्चों इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और अगले वीडियो में हम देखेंगे इस लोड के जगह पे कैपेसिटिव लोड के बारे में, कि जब हम कैपेसिटिव लोड लगाएंगे तो कैसे करंट का वैल्यू चेंज होगा, कैसे उसका वोल्टेज का आउटपुट चेंज होगा। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।